हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल और आदिकाल की परिस्थितियाँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आदिकाल का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और साहित्यिक पृष्ठभूमि देश कालगत परिस्थितियों का साहित्य पर अनिवार्य तौर पर असर पड़ता है। अपने तरीके से साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। परिस्थितियों के बदलाव के कारण साहित्य में भी युगांतरकारी परिवर्तन होता है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में इसे आदिकाल से आज तक के साहित्यिक बदलावों में देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। आदिकालीन साहित्य को ठीक से जानने के लिए उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकालीन के राजनीतिक परिवेश की। आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक राजनीतिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था, विशृंखलता, गृह कलह तथा पराजय का हताश युग था। विदेशी आक्रांताओं ने निरंतर आक्रमण कर भारतीय सामंतों के आपसी वैमनस्य से भारतीय जन संत्रस्त और उदासीन था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत के केंद्रीय प्रशासनिक शक्ति का ह्रास हो गया और राजसत्ता बिखर गई। समूचे उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। उधर अरब में नवोदित इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत में सिंध से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में मुसलमानों की विशाल सेना ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में स्थानीय राजाओं ने दाहिर की मदद नहीं की, उसे पराजित होना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमाओं पर 9वीं शताब्दी तक मुसलमानों ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि यहाँ शक्तिशाली राजा अभी भी काबिज थे। गजनी के राज्य पर 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी बैठा। उसने भारत पर कई हमले किए। वह पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर और कालिंजर को लूटकर वापस गजनी गया। उसके बाद सौराष्ट्र के सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वहाँ की अपार धनराशि वह अपने साथ गजनी ले गया। यह उसका एकमात्र लक्ष्य था। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गढ़वालों की शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, परंतु इनमें आपसी एकता नहीं थी। गजनी में तुर्कों का वर्चस्व खत्म करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसने भारत फतेह करने का निश्चय किया। अनेक बार हारने के बाद उसने पहले पृथ्वीराज चौहान को और बाद में विश्वासघाती जयचंद को हराकर भारत में अपने राज्य की स्थापना की। राजपूतों की पराजय का बड़ी वजह उनकी आपसी फूट थी, अन्यथा उनमें व्यक्तिगत वीरता की कतई कमी नहीं थी। इस प्रकार आदिकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति घरेलू लड़ाइयों में तहस नहस हो रही थी। राजनीतिक परिस्थितियों के विवेचन से मालूम होता है कि स्थानीय राजाओं में वीरता थी। वह अपना राज्य भी फैलाना चाहते थे, परंतु अपने पड़ोसी राज्य के प्रति उदासीन रहते या उनसे वैरभाव रखते थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी और वह अपने प्रभुत्व के 25-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते थे। यही कारण है कि वैयक्तिक वीरता एवं शौर्य के बावजूद
उन्हें हारना पड़ा। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतों के दरबार में रहने वाले अनेक आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में अपनी काव्य प्रतिभा प्रदर्शित कर रहे थे। राजनीतिक नज़रिए से आदिकाल निराशा, पराजय और पतन का युग है। अब हम बात करते हैं आदिकाल के सामाजिक परिवेश की। इस युग में सामाजिक स्थिति भी राजनीतिक परिस्थितियों की तरह बेहतर नहीं थी। समूचा समाज अनेक वर्णों, जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था में और अधिक कट्टरपन आने लगा था। छुआछूत की विधि निषेध खत्म होते जा रहे थे। समाज निर्मम रूढ़ियों का शिकार बन गया था। वह काल सामंती ऐश्वर्य और वंशगत अभिजात्य प्रदर्शन का था। अपनी वीरता और बलिदान भावना को प्रदर्शित करने के लिए राजपूत आपस में ही युद्ध करते थे। राजपूत स्त्रियां भी पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं थी। जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर इस युग की एक सामाजिक विशेषता थी। अपनी आन बान शान दिखाने के लिए कभी कभी यही स्वयंवर युद्ध की वजह भी बन जाते थे। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ और वीर थे, लेकिन कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं थे। वह वंश गौरव की भावना को लेकर बेकार ही घरेलू लड़ाइयों में ही उलझे रहते थे। भोग विलास के प्रति उनमें आसक्ति अधिक थी। राजाओं और सामंतों की बहुपत्नी की प्रथा थी। नारी भोग विलास की सामग्री समझी जाती थी। सामान्य जन का चरित्र और मनोबल भी गिर चुका था। तत्कालीन हिंदी साहित्य में इस सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रामाणिक संपूर्ण चित्र उपलब्ध होता है। शासन और शासित के बीच बहुत बड़ी खाई बनी थी। शासक जनता की भलाई के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं थे। वह अपने सुख और समृद्धि में तल्लीन थे या परस्पर युद्धों में लगे थे। प्रजा अपनी सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी थी। राजपूतों के आपसी संघर्ष, जनता की हताश उदासीनता तथा आत्मरक्षा की चिंता के कारण थोड़े से विदेशी हमलावरों ने समूचे उत्तर भारत को पराजित करके गुलाम बना लिया। अब बात करते हैं हम आदिकाल के धार्मिक परिवेश की। इस युग में वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे। ब्राह्मण संस्कृति के प्रतिपक्ष में खड़ी श्रमण संस्कृतियां विकृतियों में नष्ट हो रही थी। शंकराचार्य के आंदोलन और मंत्र तथा तंत्र की सिद्धियों के चक्र में फंसने के कारण बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ता हुआ वज्रयान, सहजयान, महायान और मंत्रयान आदि अनेक शाखाओं में बँट गया। ये सब अपने आदर्श रूप को त्याग चुके थे और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनाओं में जुटे हुए थे। विशेषकर ये लोग निम्न वर्ग की नारियों के साथ भोगरत थे। आचारहीनता और चमत्कार प्रदर्शन को अपनाकर ये लोग जनता को ठगने में लगे हुए थे। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पांच रात्र, शैवों के पशुपत, कालमुख, काल्पनिक आदि संप्रदाय भी बौद्धों का अनुकरण करके कथित सिद्धि प्राप्ति में जुट गए। शक्तों में आनंद, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललितादि की प्रार्थना होने लगी थी। जैन संप्रदाय में इस प्रकार के तांत्रिक वामाचार का प्रचार बढ़ने लगा। इसी प्रकार से समाज एक बहुत बड़ा वर्ग इन वामाचारियों के चुंगल में फंसा हुआ था। पहले तो नाथ योगी भी वज्रयानियों की तांत्रिक उपासना का अनुकरण करने लगे थे, परंतु गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा स्थापित की तथा संयम और सदाचार का प्रतिपादन किया। परंतु तत्कालीन राजपूतों में अभी भी ब्राह्मणों और पुरोहितों का मान
बना दिया था। शंकर, रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार तो इस युग में ही किया, परंतु उनका अनुकरण आगे चलकर भक्ति काल में हुआ। दूसरी ओर हिंदुओं में आचार, विचार, व्रत, पूजादि की पुरातन पद्धति अभी भी चल रही थी। इसी काल में मुस्लिम धर्म का आगमन तो भारतवर्ष में हो गया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बाद में ही हुआ। भारतीय समाज और संस्कृति का एक प्रमुख नियामक तत्व धर्म दिखावटी प्रपंच बन चुका था। इसका गहरा असर तत्कालीन साहित्य पर पड़ा। अब हम बात करते हैं आदिकाल साहित्य की सांस्कृतिक परिवेश की। सांस्कृतिक दृष्टि से वह युग संस्कृतियों के संक्रमण और मिश्रण का था। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में थी, परंतु यह सभी कलाएं धर्माश्रित थी। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर तथा आबू के भव्य मंदिर इसी काल की अद्भुत विभूतियाँ थीं। अरब इतिहासकार अल-बरूनी और आक्रमणकारी महमूद गजनवी भी इन मंदिर की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे के सामने खड़ी होकर परस्पर ग्रहण और स्वीकार कर रही थी। अरब और फ्रांस में बहुत पहले सूफी मत का जन्म हो चुका था, परंतु उसके आदर्श स्वरूप का प्रवेश अभी तक भारत में नहीं हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि आक्रांताओं के साथ आई मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति में परस्पर संचय और संदेह का वातावरण बना हुआ था। फिर भी धीरे धीरे हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। विशेषकर भारत के उत्सवों, पर्वों, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के हुआस तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। इस युग में जो गंगा जमुनी संस्कृति विकसित हुई, उसका आगे चलकर लगातार विकास होता रहा। अब हम बात करेंगे आदिकाल के साहित्यिक पृष्ठभूमि की। आदिकाल में संस्कृत साहित्य, प्राकृतिक एवं अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य तीन धाराएं प्रवाहित थी। संस्कृत में भीतरी कलहों और बाह्य संघर्षों के बावजूद ज्योतिष, दर्शन और स्मृति ग्रंथों पर टीकाएं लिखी जाती रही। संस्कृत नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में अब केवल पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार पर बल दिया जाने लगा। 12वीं शताब्दी में लिखित नैषध चरित इस तथ्य को प्रमाणित करती है। धारा नगरी का शासक भोज स्वयं प्रकांड विद्वान था। उनके यहाँ अनेक कवि और आचार्य आश्रित थे। सरस्वती, कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश भोज की अमर कृतियाँ हैं। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव आदि इसी काल की महान विभूतियाँ हैं। कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखकर संस्कृत को एक नई दिशा दी। प्राकृत एवं अपभ्रंश के अंतर्गत भी विपुल साहित्य की रचना हुई। जैन कवियों ने संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी कारण सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने स्वयं और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला।
विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों ने रासो काव्य भी इसी काल में लिखे। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता भी इसी काल की है। स्पष्ट है कि इस काल में अनेक काव्य धाराएं प्रवाहित थी। भक्तिकाल तथा रीतिकाल में इनका पर्याप्त विकास हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।